इवान अपने मोनाक कोर का उपयोग करके कोर को अवशोषित करना जारी रखता है और जब उसने अपने 12वें कोर को अवशोषित किया जो एक पवन प्रकार के राक्षस से आया था तो उसके सामने एक अधिसूचना दिखाई दी। आपने कौशल जल्दबाजी सीखी है। इवान ने प्रसन्न स्वर में कहा, मुझे इतनी जल्दी कोई कौशल सीखने की उम्मीद नहीं थी और अपने नए कौशल के विवरण को देखा। जल्दबाजी एक कौशल जो 1 मिनट के लिए आपकी चपलता को 20% तक बढ़ा देता है। ठंडा होने का समय 30 सेकंड। अपनी चपलता में सुधार करने के लिए एक सरल लेकिन उत्कृष्ट कौशल। हालांकि इवान एक आक्रमण प्रकार का कौशल प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था, वह इस कौशल से निराश नहीं था क्योंकि उसके पास अवशोषित करने के लिए अभी भी कई कोर बचे थे। कौशल सीखने के बाद इवान अधिक कोर को अवशोषित करना जारी रखता है और जैसे ही उसने जल्दबाजी में कौशल प्राप्त करने के बाद 2 और कोर को अवशोषित किया, इवान को लगा कि उसका मोनाक कोर तेजी से घूमना शुरू कर देता है। अचानक आसपास से मन उसकी ओर बहने लगता है और उसके शरीर में प्रवेश करने लगता है। जब आसपास का मन उसकी ओर बढ़ा तो इवान के सिर के ऊपर मन का एक भंवर दिखाई दिया। उनके शरीर में प्रवेश करने के बाद मन उनके हृदय की ओर चला गया और उनके सम्राट कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इवान को अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ लेकिन वह इसे आसानी से सहन करने में सक्षम था। इवान के सिर के ऊपर का मन भंवर इवान के शरीर के पास मन को इकट्ठा करना जारी रखता है और 1 मिनट के बाद इवान को लगा कि उसका सम्राट कोर घूमना बंद कर रहा है। अचानक मोनाक कोर ने ऊर्जा का विस्फोट जारी किया और यह ऊर्जा उसके शरीर को परिष्कृत करने लगी। इवान को लगा कि उसका शरीर दूसरे स्तर पर मजबूत हो रहा है और उसकी मन क्षमता बहुत बढ़ रही है। नाम इवान, रैंक F, मोनाक कोर रैंक E, ताकत F, चपलता F, मन F, सहन शक्ति F, खुफिया F, भाग्य E, आकर्षण D, कौशल छाया चलना जल्दबाजी, फिजिक शैडो मोनाक फिजिक, शीर्षक नौकरी कोई नहीं। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो देखने पर कहा, मेरा मोनाक कोर सीधे F रैंक के बजाय E रैंक पर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे राज्य अभी भी वही क्यों हैं? मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरे मोनाक कोर के बाद मेरी ताकत, चपलता और अन्य राज्य में काफी सुधार हुआ है। E रैंक पर आगे बढ़े। इवान तब भ्रमित हो गया जब उसने देखा कि उसके सम्राट कोर के E रैंक पर आगे बढ़ने के बाद भी उसका राज्य नहीं बदला है। मुझे लगता है कि राज्य तभी बदलेगा जब मेरा प्रमुख कोर आगे बढ़ेगा। इसके बारे में सोचने के बाद इवान ने सोचा कि यह तर्कसंगत है कि उसका राज्य उसके सम्राट कोर के कारण नहीं बदलेगा क्योंकि उसके दिल के अंदर उसके सम्राट कोर के गठन से पहले ही उसकी स्थिति खिड़की उसके प्रमुख कोर के स्तर को दिखा रही थी और चूंकि यह अभी भी F रैंक है, यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसका राज्य नहीं बदला। भले ही मेरी स्टेटस विंडो नहीं दिख रही हो, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है और मेरी मन क्षमता भी पहले की तुलना में बहुत अधिक है। इवान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि इससे उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। रास्ता। इवान ने एक बार फिर स्टेटस विंडो की ओर देखा और जब उसने देखा कि उसका आकर्षण D तक बढ़ गया है तो उसका मुंह थोड़ा हिल गया। जब उसके मोनाक कोर ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि अगर वे बेकार पुरुष छात्र देखेंगे कि मैं और अधिक सुंदर हो गया हूं तो वे क्या करेंगे। इवान को अक्सर उसके सुंदर चेहरे के कारण पुरुष और महिला दोनों छात्रों द्वारा धमकाया जाता था। किसी कारण से उसका आकर्षण बहुत अधिक था। भले ही वह सिर्फ एक F रैंकर था, उसका आकर्षण D रैंक पर था, इसलिए कई पुरुष छात्र उससे ईर्ष्या करते थे और चूंकि वह बहुत कमजोर था इसलिए वे अक्सर इस वजह से उसे धमकाते थे। इवान ने कहा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा होगा जो मेरे साथ कुछ कर पाएगा क्योंकि मैं भी अब अपनी शक्ति में सुधार कर सकता हूं। और अपनी स्टेटस विंडो बंद कर दी और अपने मोनाक कोर को D रैंक तक सुधारने के लिए और अधिक कोर को अवशोषित करना जारी रखा। अचानक जब इवान ने कोर को अवशोषित करना समाप्त कर लिया तो उसके सामने एक सूचना दिखाई दी। जब इवान ने ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसे कोर से एक और कौशल मिला। इस बार इवान को छाया कोर से एक कौशल मिला। आपने कौशल छाया बुलेट सीखा है। छाया बुलेट, आप मन का उपयोग करके छाया से बनी गोली मार सकते हैं। गोली की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितना मन डालते थे। 5% संभावना है कि रक्षक 2 सेकंड के लिए अंधा हो जाएगा छाया गोली लगने के बाद। विस्मयकारी। इवान ने कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद कहा कि वह एक ऐसा कौशल प्राप्त करना चाहता था जो उसे लंबी दूरी से हमला करने में मदद कर सके और उसे बस एक कौशल मिला जिसका उपयोग वह लंबी दूरी से हमला करने के लिए कर सकता है। कौशल प्राप्त करने के बाद इवान नहीं रुका और अधिक कोर को अवशोषित करना जारी रखा। अचानक जब उसके पास केवल 8 कोर बचे थे तो उसे एक बार फिर अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ और उसके सिर के ऊपर बने पिछले भंवर से बड़ा मन भंवर महसूस हुआ। मन ने एक बार फिर अपने शरीर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और एक बार फिर उसके सम्राट कोर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। मोनाक कोर तेजी से घूमता है और उसके सिर के ऊपर बने भंवर से मन को अवशोषित कर लेता है। कुछ समय बाद मोनाक कोर ने मन को अवशोषित करना बंद कर दिया और ऊर्जा का विस्फोट जारी किया। इवान को लगा कि उसका शरीर एक नए स्तर पर मजबूत हो रहा है और उसकी मन क्षमता भी काफी बढ़ गई है। लेकिन इस बार यह यहीं समाप्त नहीं हुई और जैसे ही उसका मोनाक कोर D तक आगे बढ़ा, रैंक एक अधिसूचना उसके सामने आई। मोनाक कोर D रैंक तक उन्नत, आपको कौशल छाया भंडारण प्राप्त हुआ है।
छाया भंडारण एक विशेष छाया स्थान जहां आप कुछ भी रख सकते हैं जो जीवित नहीं है। छाया भंडारण का स्थान उपयोगकर्ता के स्तर पर निर्भर करता है। इवान ने अविश्वास में कहा, मैं अपने मोनाक कोर स्तर में सुधार करके भी कौशल प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि कौशल प्राप्त करना बहुत कठिन है और केवल कुछ लोगों के पास एक से अधिक कौशल हैं और यहाँ उन्होंने कुछ कोर को अवशोषित करके 3 कौशल प्राप्त किए। इवान ने शेष 8 कोर को देखा और इसके बारे में सोचने के बाद उसने उन्हें अपने मोनाक कोर के माध्यम से अवशोषित करने का फैसला किया। लेकिन जब इवान ने कोर को अवशोषित करने की कोशिश की तो उसे अपने सीने के क्षेत्र में गंभीर दर्द महसूस हुआ। कोर की ऊर्जा उसके मोनाक कोर के पास आ गई, लेकिन इस बार जब मोनाक कोर ने अपनी ओर बढ़ी हुई ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया तो मोनाक कोर ने ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, प्राइम कोर और इसके द्वारा अवशोषित किया गया था। लेकिन इवान को अपने सीने के क्षेत्र में गंभीर दर्द महसूस हुआ जब प्राइम कोर ने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और इवान के आतंक के कारण उसने देखा कि उसके प्राइम कोर पर कुछ दरारें दिखाई देने लगीं। इवान के प्राइम कोर ने उस सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जिसे वह अपने मोनाक कोर के माध्यम से परिष्कृत करना चाहता था। जब उसके प्राइम कोर ने सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो ये कई दरारों से भर गया था और इवान अपने सीने के क्षेत्र में महसूस होने वाले दर्द के कारण जोर से हौंफ रहा था। वह क्या बकवास था, इवान ने कुछ देर बाद कहा जब उसके सीने के हिस्से में दर्द थोड़ा कम हो गया। इवान ने अपने प्राइम कोर की जांच की और जब उसने उस पर कई दरारें देखी तो वह भयभीत हो गया। इवान ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक और कोर निकाला और अपने मन का उपयोग करके इसे परिष्कृत किया और अपने प्राइम कोर को ठीक करने के लिए कोर की ऊर्जा का उपयोग किया। जब परिष्कृत ऊर्जा उसके प्राइम कोर के पास आई तो उसने उस पर दरारें ठीक करना शुरू कर दिया और जब उसने कोर की सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो कोर की सभी दरारें गायब हो गईं और उसका प्राइम कोर भी F रैंक तक आगे बढ़ गया। जब इवान के कोर की दरारें ठीक हो गईं तो उसने राहत की सांस ली और उसका प्राइम कोर भी F रैंक तक आगे बढ़ गया। उनका प्रमुख कोर लगभग टूट गया था क्योंकि यह कोर की अपरिष्कृत ऊर्जा को संभालने में सक्षम नहीं था जिसे इवान ने सीधे अवशोषित किया था। अपने मोनाक कोर के विपरीत, जो ऊर्जा को परिष्कृत किए बिना अवशोषित कर सकता है, उसका प्राइम कोर केवल तभी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है जब इवान अपने मन का उपयोग करके इसे परिष्कृत करता है। लेकिन अभी किसी कारण से उसके मोनाक कोर ने अपरिष्कृत ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया और यह उसके प्राइम के पास चला गया कोर जिसने इसे लगभग नष्ट कर दिया। मेरे मोनाक कोर ने अधिक ऊर्जा अवशोषित करना क्यों बंद कर दिया? घटनाओं के इस अचानक मोड़ से इवान भ्रमित हो गया। इवान ने अपनी स्टेटस विंडो खोली और अपनी प्रगति को देखा। नाम इवान, रैंक F, मोनाक कोर रैंक D, ताकत F, चपलता F, मन F, सहनशक्ति F, खुफिया F, भाग्य E, आकर्षण C, कौशल शैडो वॉक जल्दबाजी शैडो बुलेट, फिजिक शैडो मोनाक फिजिक, शीर्षक नौकरी कोई नहीं। अपनी स्थिति विंडो को देखने के बाद और कैसे उनके मोनाक कोर ने ऊर्जा को अपने प्राइम कोर की ओर निर्देशित किया, इवान ने निष्कर्ष निकाला कि अपने मोनाक कोर के रैंक को बढ़ाने के लिए इवान को पहले अपने प्राइम कोर के रैंक को बढ़ाना होगा। मेरे भंडारण रिंग में अभी भी 7 कोर बचे हैं। ये कोर मेरे प्राइम कोर को ई रैंक तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इवान ने अपने मोनाक कोर का उपयोग करके ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ होने के बाद अपने प्राइम कोर की रैंक में सुधार करने का फैसला किया। सबसे पहले इवान ने सोचा कि उसका मोनाक कोर आसानी से आगे बढ़ जाएगा क्योंकि यह कोर की 100% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। लेकिन जब उसने अवशोषित करना शुरू किया तभी उसे पता चला कि भले ही उसका मोनाक कोर से 100% ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, फिर भी उसके प्राइम कोर की तुलना में अधिक कोर की आवश्यकता होती है। लेकिन इवान इससे परेशान नहीं था क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि हर बार जब उसका सम्राट कोर आगे बढ़ता है तो उसे अपनी शक्ति में एक बड़ा बढ़ावा मिलता है जो उसका प्रमुख कोर कभी प्रदान नहीं कर सकता है। इवान ने अपने शेष कोर को अवशोषित कर लिया और जैसा कि उसे उम्मीद थी कि उसका मुख्य कोर ई रैंक तक उन्नत हो जाएगा जब उसने अपनी छाया काया का त्याग करने के बाद प्राप्त सभी कोर को अवशोषित करना समाप्त कर दिया। जब उनका मुख्य कोर ई रैंक पर आगे बढ़ा तो इवान को लगा कि उनका शरीर किसी और हद तक मजबूत हो रहा है और जब उन्हें अपने शरीर के अंदर चल रही असीमित शक्ति का एहसास हुआ तो वह संतुष्टि की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। नाम इवान, रैंक E, मोनाक कोर रैंक D, ताकत E, चपलता E, मन E, सहनशक्ति E, खुफिया E, भाग्य D, आकर्षण C। इवान ने अपने राज्यों की जांच की और आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि उसके प्रमुख कोर के ई रैंक पर आगे बढ़ने के बाद उसका आकर्षण नहीं बढ़ा। इवान ने अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी और अंततः जब उसने सभी कोर को अवशोषित करना समाप्त कर लिया तो वह खड़ा हो गया। जब इवान खड़ा हुआ तो उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसकी ऊंचाई जो पहले 180 सेमी थी अब बढ़कर 185 सेमी हो गई है। लेकिन उसने तुरंत इसके साथ तालमेल बिठाया और टूटी हुई दीवार को देखा जहां से वह इस अजीब हॉल रूम में आया था। इवान ने हॉल के कमरे में देखा लेकिन उसे धूल के एक छोटे से पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला जो मूर्ति के बाद बना था और मंच धूल में बदल गया था क्योंकि जब वह धोया गया तो उसके सम्राट कोर से काली आभा फूट गई थी। जब इवान को उससे बात करने वाले व्यक्ति का कोई पता नहीं चला तो वह हॉल रूम के बाहर चलने लगा।
इवान हॉल रूम से टूटी हुई दीवार के माध्यम से बाहर आया। उसने चमगादड़ की लाश देखी जिसने अपने आखिरी हमले में उसे लगभग मार डाला था। लेकिन इवान को कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ी क्योंकि उसे लगा कि दालान बहुत उज्ज्वल है और वह सीधे सूर्य को देख रहा है। कुछ समय बाद उसकी आंखें प्रकाश के अनुसार समायोजित करने में सक्षम थीं और जब उसने टूटी हुई दीवार के पीछे हॉल रूम देखा तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पूरे हॉल रूम में पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन वह अभी भी सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। मुझे भी एक रात दृष्टि मिली, इवान ने सोचा जब उसे पता चला कि वह पूर्ण अंधेरे में भी देख सकता है। जब उसकी आंखें प्रकाश में समायोजित हो गईं तो इवान चमगादड़ के पास आया। उसकी तलवार उसके सिर में फंस गई थी और यह स्पष्ट था कि चमगादड़ की मृत्यु तलवार के हमले के कारण हुई थी जो इवान ने अंतिम क्षण में उस पर किया था। इवान बल्ले की लाश के पास आया और अपनी तलवार निकाली। अपनी तलवार निकालने के बाद उसने कोर की तलाश की और उसे आश्चर्य हुआ, उसे बल्ले के शरीर के अंदर एक कोर मिला। इवान ने खुशी खुशी अपने भंडारण रिंग के अंदर के कोर को अन्य 3 कोर के साथ दूर कर दिया जो उसे पहले राक्षसों को मारकर मिला था। उसने इन कोर को अवशोषित नहीं किया क्योंकि यद्यपि अब उसके पास अदृश्य औषधि के बिना कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त ताकत है, फिर भी वह थोड़ा पैसा कमाने के लिए कुछ कोर बेचना चाहता था। जब उसने कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए अदृश्य औषधि खरीदी तो उसका बैंक खाता लगभग खाली हो गया था। इवान ने भावनात्मक लहजे में कहा, मुझे लगता है कि कप नूडल्स पर रहने के मेरे दिन अब खत्म हो गए हैं क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जब से वह पैसे बचा रहा था उसे हर दिन कप नूडल्स खाने के लिए मजबूर किया जाता था। कोर बेचने के बाद मैं निश्चित रूप से कुछ खाने के लिए सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में जाऊंगा, इवान ने कहा और कालकोठरी से बाहर निकलने की ओर चलना शुरू कर दिया। जब इवान निकास द्वार से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर था तो उसने एक शेर जैसा राक्षस देखा जो 2 मीटर लंबा था और अपना रास्ता रोक रहा था, लेकिन इसके बजाय डर महसूस कर रहा था कि जब उसने बल्ले को देखा तो इस बार इवान ने भी झुकाव नहीं किया और स्थिर कदमों के साथ शेर की ओर चलना जारी रखा। किसी कारण से जब उसने छाया शेर राक्षस को देखा तो उसे इससे रत्ती भर भी खतरा महसूस नहीं हुआ। इवान भी अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए वह शांति से शेर की ओर चला। जब शेर को इवान की उपस्थिति महसूस हुई तो उसने उसकी दिशा की ओर देखा और जब उसकी गहरी पीली आंखें इवान की घनी काली आंखों से मिली तो किसी कारण से शेर को छाया का एहसास हुआ। उसके शरीर के अंदर की शक्ति कांप उठी क्योंकि वह उन गहरी काली आंखों में दिख रही थी। इवान शेर से 50 मीटर दूर रुक गया। राक्षस ने पहले ही इवान को देख लिया था, लेकिन उसने इवान पर तुरंत हमला नहीं किया क्योंकि वह इवान की खतरनाक आभा महसूस कर सकता है। इवान मुस्कुराया जब उसने देखा कि शेर कैसे सावधान हो रहा था। जब उसने उसे देखा कि अगर यह पहले था तो शेर ने उसे सांस लेने का मौका दिए बिना पहले ही उस पर हमला कर दिया होगा। रोअर। जब शेर ने इवान को देखा कि इवान उसके सामने कैसे मुस्कुरा रहा था तो वह इवान से खतरे को महसूस कर सकता था क्योंकि एक राक्षस जिसकी प्राथमिक प्रवृत्ति उसे मारना है, वह इसे अधिक समय तक सहन करने में सक्षम नहीं था और इवान की ओर अपने साथ आक्रमण कर रहा था। पूरी गति। डी रैंक राक्षस के लिए शेर बहुत तेज था, लेकिन जब इवान ने इसे देखा तो उसे लगा जैसे शेर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। जब शेर ने उसकी ओर हमला किया तो इवान भी आगे बढ़ गया। जल्दबाजी। इवान ने अपने नए अर्जित कौशल का उपयोग जल्दबाजी में किया और उसकी चपलता तेजी से बढ़ गई। इवान अपनी जगह से गायब हो गया और चार्जिंग शेर से 70 मीटर पीछे दिखाई दिया। जब इवान रुका तो उसे लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है क्योंकि वह अपने मोनाक कोर के साथ डी रैंक तक आगे बढ़ गया है और उसका प्राइम कोर भी ई रैंक तक आगे बढ़ गया है। इवान की चपलता कई गुना बढ़ गई है और चूंकि वह पहली बार इसका उपयोग कर रहा था इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। मैं इसे नियंत्रित करने में सक्षम था और शेर के सामने आने के बजाय वह उसके 70 मीटर पीछे दिखाई दिया। बांध। अगर मैं दौड़ते समय किसी चीज से टकराना नहीं चाहता तो मुझे अभ्यास करना होगा, इवान ने कहा जब उसने देखा कि कैसे वह अपनी नई शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। इवान की ओर बढ़ रहा शेर भी रुक गया और तेजी से उसके पीछे देखने लगा। तभी उसे लगा कि उसके पीछे इवान की मौजूदगी है। दहाड़। शेर ने एक बार फिर दहाड़ा और एक बार फिर इवान की ओर गोली चलाई। इवान ने भी गहरी सांस ली और शेर की ओर लपका, लेकिन उसने अपनी चपलता में सुधार करने के लिए इस बार जल्दबाजी के कौशल का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह पहले अपनी प्राकृतिक गति को नियंत्रित करना चाहता था। जल्दबाजी के कौशल का उपयोग किए बिना भी इवान शेर की तुलना में बहुत तेज था और जब वह शेर के पास आया तो राक्षस ने इवान के शरीर को तोड़ने के लिए हथौड़े की तरह अपने सामने के पंजे का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने अपनी चपलता से शेर के पंजे को आसानी से चकमा दे दिया और शेर को मुक्का मार दिया। उसके चेहरे पर दहाड़। जब इवान की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर गिरी तो शेर दर्द से दहाड़ने लगा और प्रभाव के कारण वह इवान से 10 मीटर दूर फट गया। इवान अपनी ताकत से हैरान था क्योंकि आमतौर पर एक औसत रैंक डी शिकारी को एक राक्षस के खिलाफ लड़ते समय कठिन समय का सामना करना पड़ता था जो उसके समान रैंक में है, लेकिन यहाँ वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं कर रहा था और वह अभी भी हावी होने में सक्षम था। बिना ज्यादा प्रयास के शेर। इवान ने कहा, ऐसा लगता है जैसे मोनाक कोर ने नई रैंक पर आगे बढ़ते समय जो शक्ति दी थी वह उस शक्ति से काफी अलग है जो प्राइम कोर ने मुझे दी थी। जब उन्होंने देखा कि कैसे वह बिना किसी प्रयास के शेर के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे,
दहाड़। इवान के मुंह से उड़ाकर शेर दहाड़ा और खड़ा हो गया। अचानक शेर से एक काली धुंध निकलने लगी और उसके पूरे शरीर को ढक दिया। शेर के पूरे शरीर को ढकने के बाद धुंध जमने लगी और जल्द ही धुंध कवच में बदल गई जो शेर के पूरे शरीर को ढक रही थी। कवच के कारण शेर की रक्षा बहुत बढ़ गई और तेज दहाड़ के साथ यह एक बार फिर इवान की ओर धराशायी हो गया। इवान को उस कौशल की परवाह नहीं थी जिसका उपयोग शेर ने अभी किया था और उसने अपनी एक उंगली आने वाले शेर की ओर उठाई। छाया गोली। इवान बुदबुदाया और एक गहरी गोली उसकी उंगली से शेर की ओर भयावह गति से चली। चूंकि शेर अपनी पूरी गति से इवान की ओर दौड़ रहा था, इसलिए वह गोली से बच नहीं सका और गोली शेर के सिर के बीच में लगी। गोली शेर के कवच को आसानी से भेद देती है और शेर की सख्त त्वचा भी छाया गोली को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं होती है। गोली शेर के सिर में गहराई तक घुस जाती है और उसके माथे के केंद्र में एक छोटा सा छेद कर देती है। रोआर। तेज दहाड़ के साथ दौड़ता हुआ शेर जमीन पर गिर गया जब गोली उसके माथे के बीच में लगी और उसके माथे से काला खून निकल आया। इवान ने कहा, छाया गोली की शक्ति बुरी नहीं है। जब उसने देखा कि कैसे उसकी गोली शेर की रक्षा में आसानी से छेद कर देती है, इवान ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी वर्तमान शक्ति से किसी भी रैंक डी राक्षस की आसानी से देखभाल कर सकता हूँ। मुझे इस शेर को खत्म कर देना चाहिए ताकि मैं वापस जा सकूं और कुछ खा सकूं। इतना कुछ करने के बाद आज मुझे भूख लगने लगी है, इवान ने कहा और शेर की ओर दौड़ पड़ा जो पहले लगी गोली के कारण अभी भी दर्द से दहाड़ रहा था। अपनी उच्च चपलता के साथ इवान पलक झपकते ही शेर के सामने आ गया और एक बार फिर छाया गोली का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार इवान ने पहले की तुलना में 3 गुना अधिक मन का इस्तेमाल किया। इवान की उंगली की नोक पर एक तेज दिखने वाली 2 सेंटीमीटर लंबी गोली बनी और उसने उसे शेर पर गोली मार दी। गोली शेर के सिर में छेद कर गई और उसके मस्तिष्क को नष्ट कर दिया। रोआर। एक तेज दर्दनाक दहाड़ के साथ शेर ने सांस लेना बंद कर दिया और मर गया। इवान ने एक पल के लिए शेर के बेजान शरीर को देखा और याद किया कि कैसे कुछ घंटे पहले ही वह उन राक्षसों से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था जिनके पास इस शेर के समान ताकत है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक ही घटना के कारण सब कुछ बदल गया। जब इवान ने सोचा कि उसने शेर को कितनी आसानी से मार डाला तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मुझे आश्चर्य है कि अकादमी के वे अहंकारी छात्र किस तरह की अभिव्यक्ति करेंगे जब उन्हें मेरी वर्तमान ताकत के बारे में पता चलेगा। शेर को मारने के बाद इवान ने कोर की तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला, जिससे इवान निराश नहीं हुआ और एक बार फिर कालकोठरी के निकास द्वार की ओर चलना शुरू कर दिया। इस बार उसका सामना किसी राक्षस से नहीं हुआ और वह कालकोठरी के निकास द्वार के सामने सुरक्षित आ गया। इवान ने एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए गहरी सांस ली और कालकोठरी से बाहर निकल गया, जहां उसे दूसरों का मजाक नहीं सहना पड़ेगा और वह अपनी शक्ति में भी सुधार कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह बच्चा कालकोठरी में मर गया। कालकोठरी में प्रवेश करते समय इवान को चेतावनी देने वाले गार्ड ने कहा। दूसरे गार्ड ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसके जैसे कई अज्ञानी लोग हर दिन मर जाते हैं क्योंकि वे खुद को अधिक महत्व देते हैं और कालकोठरी में प्रवेश करते हैं जो उनसे ऊंची रैंक की होती है। कार्ड के अनुसार उन्होंने दिखाया कि वह एस्ट्रल हंटर अकादमी के छात्र थे। मुझे आश्चर्य है कि वे वहां छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं। आप उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हर छात्र पर ध्यान देंगे। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी क्षमता को जागृत करते हैं और शिकारी अकादमी में शामिल होते हैं। अगर कोई छात्र खुद को अधिक महत्व देता है और एक उच्च स्तर की कालकोठरी में प्रवेश करता है तो आप अकादमी को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। गार्ड ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने अपने शिक्षकों को सूचित किया कि वह डी रैंक कालकोठरी में प्रवेश करेगा। दूसरे गार्ड ने जम्हाई लेते हुए कहा, हम पहले से ही उसका नाम जानते हैं। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे और अगर वह कल से पहले बाहर नहीं आया तो अकादमी को उसके बारे में सूचित करेंगे। अचानक कालकोठरी का प्रवेश द्वार चमक उठा। जब बात कर रहे दोनों गार्डों ने पोर्टल की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि पोर्टल से खून से सने फटे कपड़ों में एक लड़का बाहर आया है। भले ही लड़के ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो खून से सने हुए थे, फिर भी वह शैतानी रूप से सुंदर दिख रहा था। उसके काले काले बाल ठंडी रात की हवा के कारण लहरा रहे थे। जब गार्डों ने इवान को देखा तो वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए क्योंकि वह बिल्कुल अलग दिख रहा था पहले की तुलना में। ये लड़का कौन है और उसने हमें जाने बिना कालकोठरी में कैसे प्रवेश किया? एक गार्ड ने पूछा कि उसने इवान को कब देखा। इवान को चेतावनी देने वाले गार्ड ने कहा, बेवकूफ, वह वही एफ रैंक का छात्र है जिसने कुछ घंटे पहले प्रवेश किया था। क्योंकि उसे अभी भी इवान का चेहरा स्पष्ट रूप से याद था। हालांकि इवान पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग दिख रहा था, फिर भी वह उसे पहचानने में सक्षम था। क्या? गार्ड चिल्लाया और इवान के चेहरे को ध्यान से देखा। आखिर उसकी शक्ल इतनी कैसे बदल गई? उसने हक्का बक्का नजर से पूछा जब उसने भी इवान को पहचान लिया। कालकोठरी से बाहर आने के बाद इवान कालकोठरी के गेट की ओर चला गया जहां गार्ड खड़े थे। जब वह उनके पास आया तो उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ उनकी ओर सिर हिलाया। आपके साथ क्या हुआ? गार्ड ने इवान से पूछा जब वह उनके पास आया। इवान पहले तो भ्रमित हो गया था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी मुख्य उन्नति के कारण उसकी उपस्थिति काफी बदल गई। उसके पिछले पतले शरीर में कुछ मांसपेशियां बढ़ गईं और उसकी ऊंचाई और आकर्षण भी काफी बढ़ गया। मूल रूप से वह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग दिखता है।
इवान ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचते हुए कहा, मैं अभी भाग्यशाली हुआ और मेरा कोर ई रैंक तक आगे बढ़ गया, यही कारण है कि मेरी उपस्थिति थोड़ी बदल गई। ये सुनकर गार्ड दंग रह गए क्योंकि उन्होंने एफ रैंक से ई रैंक तक आगे बढ़ने के बाद कभी किसी की शक्ल इतनी बदलते नहीं देखी। लेकिन उन्हें इवान के रूप में अचानक बदलाव का कोई अन्य कारण भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वे कुछ भी कहने में सक्षम नहीं थे। आप भाग्यशाली हैं कि आप कालकोठरी में नहीं मरे, अगली बार आपको केवल अपने रैंक के अनुसार कालकोठरी में प्रवेश करना चाहिए, गार्ड ने कहा जब उसने देखा कि कैसे इवान के कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। धन्यवाद, सलाह के लिए मैं इसे ध्यान में रखूंगा, इवान ने विनम्रता से कहा और चलना शुरू कर दिया। इस बार गार्डों ने उसे नहीं रोका। इवान ने एक टैक्सी देखकर अपना हाथ हिलाया। टैक्सी चालक इवान एस्ट्रेट हंटर अकादमी के पास रुका। क्या आप शिकारी अकादमी के छात्र हैं? ड्राइवर ने अकादमी की ओर गाड़ी चलाते समय पूछा कि वह इवान के फटे कपड़ों से आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि वे छाया साम्राज्य कालकोठरी के पास थे और कई शिकारी कालकोठरी में लड़ने के बाद फटे हुए कपड़े लेकर बाहर आए थे। हाँ, मैं अपने अंतिम वर्ष में हूँ, इवान ने टैक्सी ड्राइवर को उत्तर दिया। मैं भी शिकारी बनना चाहता था लेकिन कोई क्षमता नहीं जगा पा रहा था। इवान ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि बहुत कम लोग अपनी क्षमता को जागृत कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर ने भी बात करना बंद कर दिया और अकादमी की ओर गाड़ी चलाना जारी रखा, जबकि इवान बैठा हुआ उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो आज उसके साथ हुई। वह ज़्यादातर इस बात को लेकर भ्रमित था कि अपनी छाया काया का त्याग करने के बाद उसे छाया सम्राट काया कैसे मिली, क्योंकि उसे यकीन था कि जिस व्यक्ति ने उसकी काया ली उसने उसे यह काया नहीं दी। मुझे ये देखना होगा कि लोग एक काया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इवान ने अकादमी में लौटने के बाद एक व्यक्ति एक काया कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके विवरण को देखने के बारे में सोचा। हालांकि मेरी शक्ति डी रैंकर से भी अधिक है, फिर भी मेरे शरीर की आभा ई रैंकर की शक्ति दिखा रही है। इवान का मोनाक कोर कोई आभा जारी नहीं कर रहा था, इसलिए जो कोई भी इवान को देखेगा वह सोचेगा कि वही रैंक शिकारी है। इवान इस तथ्य से खुश था क्योंकि वह अपनी शैडो मोनाक काया के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था। काया के विवरण में लिखा था कि यह एक निषिद्ध काया है, इसलिए इवान ये सुनिश्चित करना चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता न चले। 2 घंटे के बाद वह अंततः अकादमी पहुंचे। इवान ने बिल का भुगतान किया और टैक्सी से बाहर निकल गए। इवान ने अकादमी में प्रवेश करते हुए आह भरते हुए कहा, मेरे पास लगभग पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे ये कोर बेचने होंगे या मेरे पास कप नूडल्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। जब इवान ने अकादमी में प्रवेश किया तो बहुत सारे छात्र नहीं थे क्योंकि रात हो चुकी थी और अधिकांश छात्र या तो प्रशिक्षण मैदान में प्रशिक्षण ले रहे थे या सो रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ छात्र थे जिन्होंने इवान को देखा। वह अपने सुंदर चेहरे से बहुत आकर्षक लग रहा था और फटे हुए कपड़े जो खून से लथपथ थे। वह लड़का कौन है जो छात्र भी है? एक पुरुष छात्र ने इवान को देखकर पूछा। वह अकादमी में एक नया छात्र हो सकता है जो कालकोठरी में प्रवेश करते समय अतिरिक्त कपड़े लेना भूल जाता है। मुझे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा था, एक छात्र ने इवान की ओर देखते हुए कहा। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने कहा, क्या वह इवान को बर्बाद नहीं कर रहा है? जब अन्य छात्रों ने ये सुना तो वे सभी चौंक गए और जब उन सभी ने उसके चेहरे को देखा तो वे भी उसे पहचानने में सक्षम थे क्योंकि इवान सबसे कमजोर छात्र होने के लिए पूरी अकादमी में प्रसिद्ध है। उसे क्या हुआ? इवान की नई उपस्थिति देखकर सभी छात्र हैरान रह गए। इवान को पहले से ही अन्य छात्रों से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और अपने छात्रावास के कमरे की ओर चलना जारी रखा। लेकिन इवान रुक गया जब किसी ने उसे पीछे से बुलाया। आवाज़ सुनकर इवान की गहरी काली आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। इवान ने घूमकर देखा कि 4 लोग उसकी ओर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने उसे अभी अभी बुलाया था वह एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था जो बॉडी बिल्डर जैसा दिखता था और अन्य 3 लोगों के सामने चल रहा था। वे चारों सड़कों के तीसरे दर्जे के खलनायक की तरह दिख रहे थे जो लोगों से सुरक्षा राशि एकत्र करते हैं। माइक, इवान ने मसल्स मैन को देखकर उसका नाम बुदबुदाया। ये सचमुच आप ही हैं? इवान के पास आने पर माइक ने कहा। यहाँ वह फिर से जाता है, वह हमेशा कमजोर छात्रों के जीवन को कठिन बनाने की कोशिश करता है। एक छात्र जो सब कुछ देख रहा था जब उसने माइक और इवान नामक उसके गिरोह को देखा। एक अन्य छात्र ने बिना ज्यादा परवाह किए कहा, कमजोर होना उसकी गलती है, अगर वह उनसे हार नहीं चाहता तो उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। फिर भी मुझे अन्य छात्रों के लिए बुरा लगता है जो इन कमीनों द्वारा धमकाए जाते हैं। अगर आपको उसके बारे में बुरा लगता है तो आप वहां जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? छात्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर मेरी रैंक उनसे ऊंची होती तो मैं उसकी मदद करता। दुर्भाग्य से वे चारों भी डी रैंकर हैं। अगर मैं अकेले उनके साथ खिलवाड़ करता तो मैं अपनी कब्र खोद देता। अगर आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो बस अपना मुंह बंद करें और शो देखें। माइक ने इवान के पास आकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारे सारे कपड़े खून से सने हुए हैं। कितना अच्छा अभिनेता है, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि कैसे माइक उसके लिए चिंता दिखा रहा था।
यदि यह अतीत में होता तो इवान बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बात सुनता, लेकिन अब जब उसके पास अपना सम्राट कोर है जो पहले से ही डी रैंक तक आगे बढ़ चुका है तो वह बिना किसी प्रयास के माइक और उसके दोस्तों को आसानी से कुचल सकता है। मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं बस कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, लेकिन जब लड़कियों ने मुझे देखा तो वे सभी एक भूखी शेरनी की तरह मुझ पर कूद पड़ी। मुझे उनसे सुरक्षित रूप से बचने के लिए रक्त स्नान से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि मेरे कपड़े खून से सने हुए हैं। आहें भरना बहुत सुंदर होना वास्तव में परेशानी भरा है, इवान ने आह भरते हुए कहा और ऐसा चेहरा बनाया जैसे वह किसी बड़े अन्याय से पीड़ित हो। इवान ने जो कहा उसे सुनने वाले माइक और अन्य लोग इवान की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित रह गए और बस उसे स्तब्ध होकर देखा। लड़कियों से बचने के लिए रक्त स्नान से गुजरें, वास्तव में चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास करें? शतारानकंती, यह एकमात्र विचार था जो हर किसी के दिमाग में आया। हा, माइक अन्य छात्रों की हंसी सुनकर अपनी स्तब्धता से बाहर आया जो सब कुछ देख रहे थे। माइक की आंखों से एक ठंडी रोशनी गुजरी जब उसने इवान की ओर देखा जो उसे शांति से घूर रहा था। वह थोड़ा भ्रमित था क्योंकि इवान ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी, लेकिन अभी न केवल इवान ने उससे बात की बल्कि वह बिना किसी डर के उसे देख भी रहा था। माइक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं देख रहा हूं कि आपने मजाक करना सीख लिया है। मजाक? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इवान ने हैरान भाव से पूछा। वह उसे परेशान कर रहा है, एक छात्र ने कहा जब उसने देखा कि कैसे इवान माइक को उकसा रहा था। माइक के साथियों में से एक लुकास ने कहा, आप बकवास करते हैं, क्या आप भूल गए कि पिछली बार क्या हुआ था जब आपने पिछली बार हमसे बात की थी? ओह, मुझे यहाँ शिकारी अकादमी में एक ऑक देखने की उम्मीद नहीं थी। आखिर सुरक्षा गार्ड एक ऑक को अकादमी में प्रवेश करने दे रहे हैं, इवान ने लुकास से कहा जब उसने उसे सुना। हा, ये सुनकर अन्य छात्र हंसने लगे कि लुकास 2 मीटर लंबा था और उसका शरीर एक इंसान के लिए असामान्य रूप से मांसल था और वह वास्तव में एक ऑक जैसा दिखता है। यूबस्ता डी, लुकास इवान पर हमला करने ही वाला था कि माइक ने उसे रोका और इवान की ओर बेरुखी से देखा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूं तो बेहतर होगा कि तुम हमसे माफी मांगो जब मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। इवान ने अपनी पिछली चेतावनी के बारे में चिंता किए बिना माइक से कहा, यह मेरी लाइन है मूर्ख, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आप सभी के साथ फर्श को मिटा दूं तो बेहतर होगा कि आप मुझसे माफी मांगें, जितना मैं आपको छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। उसे क्या हुआ कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? अधिकांश छात्र भ्रमित हो गए जब उन्होंने देखा कि इवान कैसा व्यवहार कर रहा था। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने माइक और उसके गिरोह को इवान के साथ खिलवाड़ करते देखा। अतीत में जब भी माइक और उसका गिरोह उसे परेशान करता था तो वह चुपचाप वही करता था जो वे उससे कराना चाहते थे, लेकिन वे भ्रमित थे कि उसके साथ क्या हुआ था कि वह व्यवहार कर रहा था इस तरह। हा, माइक और उसका गिरोह हंस पड़े जब उन्होंने इवान की बात सुनी। आप चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगें? क्या आपने अपना सिर मारा या कुछ और? माइक ने हंसते हुए पूछा। क्या आप चारों कम से कम इंसानों की तरह नहीं हंस सकते? मुझे पता है कि आपकी शक्ल राक्षसों जैसी है, लेकिन आप लोग कम से कम इंसानों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, इवान ने चिढ़ती आवाज में कहा क्योंकि ये मांसपेशी सिर उसके सामने खड़े होकर बेवकूफों की तरह हंस रहे थे। तुम कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम अकादमी के अंदर होंगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? माइक ने इवान की फटी हुई शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए कहा। इवान के हाव भाव तब ठंडे हो जाते हैं जब माइक ने उसका कॉलर पकड़ लिया। यदि आप जीवन भर बिस्तर पर नहीं रहना चाहते तो अपने गंदे हाथ हटा दें, इवान ने ठंडी आवाज में कहा। जब माइक ने ये सुना तो वह हंसना चाहता था, लेकिन जब उसने इवान की गहरी काली आंखों को देखा तो उसे अचानक एक अशुभ एहसास हुआ। वह इवान के कॉलर को छोड़ना चाहता था और एक कदम पीछे हटना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि इवान कितना कमजोर है तो उसने उसे त्याग दिया। भावना, इवान ने बस माइक को ठंडे दिमाग से देखा और जब उसने अपना कॉलर नहीं छोड़ा तो वह अपनी चाल चलने ही वाला था कि किसी ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? माइक ने तुरंत इवान की शर्ट का कॉलर छोड़ा और आवाज सुनकर एक कदम पीछे हट गया। हर किसी ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आए और एक लड़की को इवान और माइक की ओर चलते देखा। देख रहे छात्रों में से एक ने कहा तो कक्षा अध्यक्ष अंततः उपस्थित हुए। शो अभी दिलचस्प होने लगा था। मैं देखना चाहता था कि इस तरह की बात करने के बाद इवान ने क्या किया होगा, एक छात्र ने असंतुष्ट स्वर में कहा जब उसने देखा कि क्या हुआ था। जो लड़की अभी सामने आई वह अंतिम वर्ष की क्लास मॉनिटर थी और वह सी रैंक की शिकारी है। उसका नाम वालेरी था। वालेरी के हल्के नीले बाल और गहरी हरी आंखें थीं। उसकी त्वचा जैड की तरह सफेद थी। वह माइक और इवान के पास आए और एक बार फिर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम बस आपस में बात कर रहे थे। जब माइक ने वालेरी को देखा तो घबराए हुए स्वर में कहा, क्योंकि भले ही उन चारों ने एक साथ काम किया हो, वे उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे जो पहले से ही सी रैंक शिकारी है। माइक, मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आप अन्य छात्रों को परेशान न करें। जब वालेरी ने माइक की बात सुनी तो उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप इवान से पूछ सकें, माइक ने कहा और इवान को धमकी भरी नजरों से देखा।
जब इवान ने देखा कि माइक उसे कैसे देख रहा है तो उसने सिर्फ उपहास किया, लेकिन वह अपने मामले में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए उसने कहा, हाँ, ये लोग मुझसे बस कुछ राक्षसों के बारे में जानकारी पूछ रहे थे क्योंकि वे प्रवेश करना चाहते हैं एक कालकोठरी, ये मांसपेशी सिर कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं और अब मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। इवान की प्रतिक्रिया से वालेरी आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि अतीत में इवान ने कभी भी माइक और अन्य लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कहा था जब भी वे उसे धमकाते थे। हालांकि उसने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि इवान कम से कम कुछ कहे बिना पीछे नहीं हटा। सिर्फ एक साधारण कारण था कि इवान ने माइक और उसके गिरोह के बारे में कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था। शिकारी अकादमी ऐसी जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं और जब भी आपको धमकाया जाता है तो अपने प्रशिक्षक से शिकायत कर सकते हैं। जब तक आप सीमा पार नहीं करते तब तक प्रशिक्षक भी कुछ नहीं करेंगे। वालेरी कक्षा का मॉनिटर है। अगर इवान उससे माइक के बारे में शिकायत करता है तो माइक और उसका गिरोह कुछ समय तक व्यवहार करेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर से परेशान करेगा। इवान नहीं चाहता था कि कोई और उसके व्यवसाय में शामिल हो, इसीलिए अब भी उसने यह नहीं बताया कि माइक उसके साथ झगड़ा कर रहा था। इवान ने कंधे थपथपाते हुए कहा, यदि नहीं तो अगली बार आप लोगों को कक्षा में बेहतर ध्यान देना चाहिए और आप राक्षस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार फिर मेरे पास आते हैं, आपको वह कीमत चुकानी होगी जिसे आप वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। माइक और उसका गिरोह इवान को केवल गुस्से से भरी आंखों से देख सकता है, लेकिन वालेरी के सामने कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। इवान ने कहा, चूंकि मैंने आपको पहले ही राक्षसों के बारे में जानकारी दे दी है, इसलिए मैं अपने रास्ते पर रहूंगा और अपने छात्रावास के कमरे की ओर चलना शुरू कर दिया। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। माइक ने इवान की ओर देखते हुए सोचा, जो पहले ही दूर जाने लगा था। वालेरी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्लास मॉनिटर के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करने का मौका नहीं देंगे, और वह भी चली गई। माइक और उसके गिरोह के खट्टे चेहरे देखकर एक छात्र ने कहा, शो मेरी अपेक्षा से बेहतर था। एक अन्य छात्र ने कहा, मुझे यकीन है कि इवान उन चीजों को पहले कहकर अपनी कब्र खो देगा। क्या आपको लगता है कि इन लोगों से वे सभी चीजें कहने के बाद वह ठीक हो जाएगा? इवान को इस बात की परवाह नहीं थी कि अन्य छात्र क्या सोच रहे थे, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि माइक उसके साथ फिर से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी वर्तमान शक्ति से इवान को यकीन था कि उसे माइक और उसके गिरोह की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही इवान अपने कमरे में पहुंच गया। उसने पहले एक लंबा स्नान किया और खुद को ठीक से साफ किया। नहाते समय इवान अंततः अपने शरीर का निरीक्षण करने में सक्षम हो गया। उनके शरीर को अब उनके पिछले पतले शरीर की तुलना में पूरी तरह से तराशा गया था और उनकी ऊंचाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। क्या मोनाक कोर के कारण मेरा शरीर इतना बदल गया है? मैंने कभी किसी और के शरीर को केवल F रैंक से D रैंक तक आगे बढ़ते हुए इतना बदलते हुए नहीं पड़ा। इवान स्नान से बाहर आया और दर्पण में खुद को देखा। मेरे बाल पूरी तरह से काले हो गए हैं और मेरी आंखों की पुतलियों का रंग भी पहले की तुलना में गहरा है, इवान ने दर्पण के सामने खुद की प्रशंसा करते हुए कहा। खुद को आईने में देखने के बाद इवान ने कुछ कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ नूडल्स बनाए। इवान ने खट्टे चेहरे वाले नूडल्स खाते हुए कहा, मैं कल उन कोर को बेच दूंगा और निश्चित रूप से एक रेस्तरां में जाऊंगा। नूडल्स खाने के बाद इवान अंततः बिस्तर पर लेट गया और अपना फोन निकालकर यह पता लगाया कि कोई व्यक्ति काया कैसे प्राप्त कर सकता है। इवान अभी भी इस बात को लेकर भ्रमित था कि उसे अपनी छाया सम्राट काया कैसे मिली, इसलिए वह इसके बारे में इंटरनेट पर देखना चाहता था। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार लोगों के लिए अद्वितीय काया रखने के 2 ज्ञात तरीके हैं। सबसे पहले, एक व्यक्ति एक अद्वितीय काया के साथ पैदा हो सकता है। दूसरा यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को जागृत करता है, जैसे इवान 14 वर्ष की आयु में अपनी क्षमता को जागृत करता है, तो वे अपनी क्षमता के साथ एक अद्वितीय काया को भी जागृत कर सकते हैं। लोगों के लिए एक अद्वितीय काया प्राप्त करने का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन इन 2 तरीकों के अलावा इंटरनेट पर कोई जानकारी नहीं थी। जब इवान ने इसे पढ़ा और इन 2 तरीकों के बारे में सोचा तो उसकी आंखें सदमे में खुल गईं और अंततः उसे कुछ एहसास हुआ। पिछला इवान छाया शरीर के साथ पैदा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में अपनी क्षमता जगाने तक उसे इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि लोग अपनी क्षमता जगाने से पहले अपनी स्थिति खिड़की नहीं देख सकते थे। इवान का जन्म छाया शरीर के साथ हुआ था, लेकिन शरीर के बारे में जानकारी पढ़ने के बाद इंटरनेट पर इवान ने निष्कर्ष निकाला कि जब वह 14 साल की उम्र में अपनी क्षमता जगाता है तो वह अपनी क्षमता के साथ साथ एक और शरीर भी जगाता है। वह अपनी क्षमता से जिस काया को जागृत करता है वह छाया सम्राट काया थी, लेकिन चूंकि उसके पास पहले से ही छाया काया थी, इसलिए उसके शरीर में एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई और वह छाया कोर के अलावा किसी भी कोर को अवशोषित करने में सक्षम नहीं था। इससे ये भी पता चलता है कि अपनी छाया काया का त्याग करने के बाद उन्हें छाया सम्राट काया कैसे मिली, क्योंकि उनके पास 2 कायाएं थीं और उन्होंने उनमें से एक का बलिदान दिया था। दूसरी काया ने स्वाभाविक रूप से इवान के पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और उनके अन्य कोर को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होने की समस्या भी थी हल किया। लानत है,
ये सोचना कि मुझे इतना कष्ट हुआ क्योंकि मेरे पास 2 शरीर थे, काफी बेतुका है। इवान को यह एहसास होने के बाद शब्दों की कमी हो गई, क्योंकि आमतौर पर इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि एक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय शरीर होगा, लेकिन वह इस पूरे समय पीड़ित था क्योंकि उसके पास 2 शरीर थे। शरीर बेशक इवान ने यही सोचा था कि अन्य कारण भी हो सकते हैं कि उसे छाया सम्राट काया क्यों मिली, लेकिन इंटरनेट पर विवरण पढ़ने के बाद इवान अपने अनुमान में कम से कम 80% निश्चित था। इसे भूल जाए कि मुझे इसकी परवाह कौन करता है कि मुझे ये काया कैसे मिलती है। मुझे बस ये सोचना है कि मैं अपने प्राइम कोर की रैंक में सुधार करने के लिए और अधिक कोर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैं मोनाक कोर के माध्यम से अधिक ऊर्जा अवशोषित करने से पहले अपने प्राइम कोर को डी रैंक तक आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इवान ने अपना फ़ोन दूर रखते हुए कहा, मैं पिछली बार की तरह अपने प्राइम कोर को दोबारा नहीं तोड़ना चाहता। मैं वर्तमान में कालकोठरी में प्रवेश नहीं करना चाहता। मुझे कल अकादमी के मिशन हॉल से एक मिशन लेना चाहिए। इवान ने सोचा और अपनी आंखें बंद कर लीं कि आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह काफ़ी थक गया था। अगले दिन नाश्ते के बाद इवान लड़के के छात्रावास से बाहर आया और मिशन हॉल की ओर चला गया। मिशन हॉल वह स्थान है जहां शिकारी अकादमी के छात्र विभिन्न प्रकार के मिशन ले सकते हैं और मिशन अंक अर्जित कर सकते हैं। अकादमी के मिशन हॉल में कई प्रकार के मिशन उपलब्ध हैं। इनमें से अधिकांश मिशन सामान्य लोगों द्वारा जारी किए जाते हैं जो शिकारी नहीं है। ये मिशन बहुत खतरनाक नहीं है क्योंकि अधिकांश मिशन छात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्हें पढ़ाने के उद्देश्य से हैं। इवान 2 मंजिला इमारत के सामने आया। वहां कई छात्र थे जो इमारत में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। इवान इमारत के अंदर गया और कई रिसेप्शन देखे। छात्र रिसेप्शनिस्ट के साथ बात कर रहे थे और उनके लिए सबसे उपयुक्त मिशन चुन रहे थे। इवान भी एक पुरुष रिसेप्शनिस्ट की ओर गया। जब इवान रिसेप्शनिस्ट के पास आया तो उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या कोई डी रैंक मिशन है? इवान ने रिसेप्शनिस्ट से उसके पास आने के बाद पूछा, क्या आप मुझे अकादमी द्वारा प्रदान किया गया अपना शिकारी कार्ड दिखा सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा क्योंकि वह अपनी रैंक की पुष्टि करने के बाद ही उसे मिशन दिखा सकता है। इवान ने रिसेप्शनिस्ट को अपना हंटर कार्ड दिया, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि इवान एक F रैंक शिकारी है तो उसने इवान को अजीब तरह से देखा और कहा, माफ करें लेकिन आपकी वर्तमान रैंक के साथ मैं आपको डी रैंक मिशन नहीं दिखा सकता। ये बहुत खतरनाक होगा आपके लिए और यहाँ तक कि मिशन जारी करने वाले व्यक्ति को भी इस वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं पहले ही रैंक पर पहुँच चुका हूँ। मैंने अपना कार्ड अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं व्यस्त था और नियमों के अनुसार मैं उन मिशनों को स्वीकार कर सकता हूँ जो मुझसे एक रैंक ऊंचे हैं। इवान ने शांति से कहा। जब उसने रिसेप्शनिस्ट की बात सुनी, कहा, क्या आप कृपया इस गोले पर अपना हाथ रख सकते हैं ताकि मैं आपकी रैंक की पुष्टि कर सकूं? रिसेप्शनिस्ट ने फुटबॉल का एक सफ़ेद गोला आकार निकाला और इसे इवान के सामने रखा। इवान को इस गोले के बारे में पहले से ही पता था। जब आप इस पर अपना हाथ रखते हैं तो ये गोला आपकी रैंक दिखा सकता है। इवान को यकीन नहीं था कि यह कैसे काम करता है, लेकिन पुस्तक के अनुसार गोला अपने प्रमुख कोर की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करेगा और दिखाएगा इसकी वर्तमान रैंक। इवान ने अपना हाथ रैंकिंग ऑर्ब पर रखा और उसे लगा कि ऑर्ब के माध्यम से उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा प्रवेश कर रही है। ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर चली गई और उसके प्राइम कोर के चारों ओर घूमने के बाद ऊर्जा एक बार फिर ऑर्ब में लौट आई। जब ऊर्जा वापस लौटी तो गोला जगमगा उठा और उसने ई शब्द को हरे रंग में दिखाया। जब रिसेप्शनिस्ट ने ये देखा तो उसने गोला हटा दिया और कहा, ठीक है, मैं आपको डी रैंक मिशन दिखा सकता हूँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कागजात निकाले और इवान के लिए उपयुक्त डी रैंक मिशनों को फिल्टर करने के बाद उसने उसे कुछ कागजात दिए। इवान ने कागजात लिए और मिशनों को देखा। फायर सेबर टूथ टाइगर के 5 दांत लाओ। 15 मिशन अंक पुरस्कृत करें। हॉबडाकू समूह के सदस्यों को मार डालो। 15 मिशन अंक पुरस्कृत करें। रात के जंगल से चंद्रमा घास के 5 डंठल इकट्ठा करें। 20 मिशन अंक पुरस्कृत करें। स्टेलक क्षेत्र के पास भूतों को मार डालो। 15 मिशन अंक पुरस्कृत करें। लाओ। कई मिशन थे और अधिकांश मिशनों को 15 मिशन पॉइंट का इनाम दिया गया था। इवान इन मिशन बिंदुओं का उपयोग अकादमी से हथियार, औषधि, कोर और कई अन्य चीजें खरीदने के लिए कर सकता है। रैंक 2 अदृश्यता औषधि, जिसे इवान ने 30,000 क्रेडिट के साथ खरीदा था, उसे 50 मिशन बिंदुओं के साथ खरीदा जा सकता है। इवान ने कई मिशनों को देखा लेकिन उसे अपनी पसंद का कोई मिशन नहीं मिला, लेकिन अचानक इवान ने एक मिशन देखा और रुक गया। एस्ट्रेट शहर से ओक्लिमा शहर तक सामान को सुरक्षित रूप से पहुंचाएं। 20 मिशन अंक पुरस्कृत करें। ओक्लिमा शहर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको वहां पहुंचने के लिए जंगली क्षेत्र से गुजरना होगा। अगर मैं यह मिशन चुनूंगा तो मुझे जंगल में रहने वाले कई राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। इवान ने मिशन के विवरण के बारे में पढ़ते समय सोचा। इवान ने कुछ समय के बारे में सोचा और अंततः इस मिशन को चुना। इवान ने रिसेप्शनिस्ट को पेपर देते हुए कहा, मैं इस मिशन को स्वीकार करना चाहूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने जब देखा कि इवान ने कौन सा मिशन चुना है तो उसने कहा, क्या आप निश्चित हैं कि हालांकि यह एक डी रैंक मिशन है, लेकिन कठिनाई बहुत अधिक है। जंगली क्षेत्र में कई डी रैंक राक्षस हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि क्या आप इस मिशन का विवरण दे सकते हैं?
इवान को सुनने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं कहा और मिशन के विवरण के लिए उसके कंप्यूटर को देखा। मिशन का विवरण देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने विवरण मुद्रित किया और इवान को दे दिया। इवान ने विवरण देखा और भौहें चढ़ा दी, मेरे अलावा 3 और शिकारी होंगे और मिशन कल शुरू होगा। इवान को उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा और भी शिकारी होंगे, लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि यह स्वाभाविक है कि और भी शिकारी होंगे, क्योंकि जंगली क्षेत्र में कई राक्षस हैं और एक शिकारी देखभाल नहीं कर सकता है जब तक कि वह बहुत उच्च श्रेणी का शिकारी न हो, अकेले हर चीज का। चलो कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार जाते हैं जो इस मिशन में मेरी मदद करेगी, इवान ने सोचा और रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद देने के बाद वह मिशन हॉल से बाहर चला गया। इवान अपने कमरे में वापस नहीं गया बल्कि उसने अकादमी छोड़ दी और टैक्सी लेने के बाद वह एक बार फिर सिटी प्लाजा आया जहां उसने पिछली बार अदृश्य औषधि खरीदी थी। इवान यहां उन कोर को बेचने आया था जिन्हें उसने छाया साम्राज्य कालकोठरी में राक्षसों को मारने के बाद बचाया था। इवान प्लाजा के अंदर गया और लिफ्ट लेने के बाद 10वीं मंजिल पर गया जहां लोग कोर बेचते और खरीदते हैं। इवान प्लाजा की 10वीं मंजिल पर जाता है और 7वीं मंजिल के विपरीत जहां औषधि बेची जा रही है, इस मंजिल पर बहुत कम लोग थे क्योंकि शायद ही कोई राक्षस कोर बेचता है। इवान रिसेप्शनिस्टों में से एक की ओर गया। जब रिसेप्शनिस्ट ने इवान को देखा तो उसने उससे विनम्रता से पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? इवान ने 4 छाया कोर निकाले और कहा, मैं इन छाया कोर को बेचना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट की आंखें चमक उठीं जब उसने 4 छाया कोर देखे। निश्चित रूप से, हम आपको प्रत्येक छाया कोर के लिए 30,000 क्रेडिट की पेशकश कर सकते हैं। यहां आने से पहले ही इवान ने इंटरनेट पर कोर की कीमत की जांच कर ली थी और वह रिसेप्शनिस्ट द्वारा दी गई कीमत से संतुष्ट था, इसलिए उसने कोर बेच दिए और 1,20,000 क्रेडिट प्राप्त किए। कोर बेचने के बाद इवान 7वीं मंजिल पर गया और कुछ उपचार और मन औषधि खरीदी क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह अपने मिशन के दौरान घायल हो सकता है। कुछ औषधि खरीदने के बाद इवान ने प्लाजा छोड़ दिया और यात्रा के लिए कुछ खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें खरीदने चला गया। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो शाम हो चुकी थी। मुझे आज एक रेस्तरां में खाना खाना चाहिए क्योंकि मैं कल एक मिशन पर जाऊंगा। इवान एस्ट्रेट शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में से एक में गया। खाने के बाद इवान जल्दी आराम करने के लिए अकादमी में वापस चला गया क्योंकि कल वह ओक्लिमा शहर के लिए रवाना होगा। अगले दिन इवान ने टैक्सी ली और शहर के गेट की ओर चला गया जहां वह अन्य 3 शिकारियों और मिशन जारी करने वाले व्यापारी से मिलेगा। इवान ने कभी भी एस्ट्रेट शहर नहीं छोड़ा, इसलिए उसे शहर के बाहर की सटीक स्थिति का पता नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार उसने इंटरनेट पर एक शहर छोड़कर इकट्ठा किया। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि शहरों के बाहर कई राक्षस हैं। अरोड़ा दुनिया में अधिकांश शहरों को एक बाधा द्वारा संरक्षित किया जाता है जो किसी भी राक्षस को उनके पास आने से रोकता है, लेकिन जब कोई शहर छोड़ता है तो वे इस बाधा की सुरक्षा खो देते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से राक्षस से खुद को बचाना पड़ता है। अधिकांश व्यापारी जिन्हें अपना माल बेचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, वे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ शिकारियों को नियुक्त करने के लिए शिकारी संघों में मिशन जारी करते हैं। हंटर एसोसिएशन अकादमी के साथ काम करता है और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए छात्रों को कुछ कम खतरे वाले मिशन प्रदान करता है। इवान अन्य शिकारियों के बारे में अधिक चिंतित था जो इस मिशन में उसके साथ शामिल होंगे। वह जानता था कि ये शिकारी संघ से होंगे और काफी शक्तिशाली होंगे। मिशन के विवरण के अनुसार यह ठीक होना चाहिए, वे तीनों भी डी रैंक शिकारी होंगे। भले ही कुछ हुआ हो, मुझे उनकी देखभाल करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उन सभी को एक साथ काम करना होगा और अच्छे लोगों को सुरक्षित रूप से ओक्लिमा शहर में ले जाना होगा। इवान अच्छी तरह से जानता था कि मनुष्य इस दुनिया के राक्षसों से अधिक खतरनाक हैं। जल्द ही इवान शहर के गेट पर पहुंचा जहां उसे अन्य शिकारियों और व्यापारी से मिलना था। इवान ने शहर के गेट पर कुछ वाहन देखे। ये वाहन एक वैन की तरह थे, लेकिन उनमें से अधिकांश 5 से 10 मीटर लंबे थे। ये सभी वैन विज्ञान और जादू का उपयोग करके बनाई गई हैं। वैन राक्षस कोर द्वारा संचालित हैं और यहाँ तक की बाधाएं भी हैं जो वैन को राक्षसों से बचाती हैं। आइए देखें कि वैन नंबर को 90 कहाँ है। शहर के गेट पर पहुंचने के बाद इवान ने उस वैन की तलाश की जिसकी उसे रक्षा करनी थी। 5 मिनट के बाद इवान को आखिरकार वैन नंबर को 90 मिल गया। ये वैन 10 मीटर लंबी थी और काले स्टील जैसी धातु से बनी थी। वैन में कुछ हथियार लगे हुए थे और आधुनिक पृथ्वी के वाहनों की तुलना में ये भविष्य के वाहन की तरह दिखता है। इवान ने देखा कि एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वैन के पास खड़ा था। वह व्यक्ति शायद हेनरी जिसने मिशन जारी किया था, इवान ने सोचा जब उसने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बिजनेस सूट पहने देखा। हाय, क्या आप इवान हैं? अधेड़ ने पूछा जब उसने इवान को अपनी ओर आते देखा। हाँ मैं हूँ, क्या आप मुझे अपना शिकारी कार्ड दिखा सकते हैं? इवान ने हेनरी को अपना शिकारी कार्ड दिखाया जो दिखा रहा था कि वह एक ही रैंक शिकारी है। मिशन हॉल में रिसेप्शनिस्ट ने कल जब वह मिशन चुनने गया तो उसने अपनी रैंक अपडेट की। इवान के कार्ड की जांच करने के बाद उसने सिर हिलाया। आप सबसे पहले पहुंचेंगे, दूसरों को जल्द ही यहां आना चाहिए। ओक्लिमा शहर तक पहुंचने में हमें 2 दिन लगेंगे, है ना? इवान ने अन्य शिकारियों के आने की प्रतीक्षा करते हुए हेनरी से पूछा। हाँ, क्या यह आपका पहली बार शहर से बाहर जाना है?
हेनरी ने इवान से पूछा। हाँ, मैंने एस्ट्रेट शहर कभी नहीं छोड़ा, यह मेरा पहली बार होगा जब मैं शहर से बाहर जाऊंगा। आपको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, अधिकांश उच्च श्रेणी के राक्षसों को हर महीने शिकारी संघों द्वारा साफ कर दिया जाता है। हेनरी ने जब सुना कि इवान ने कभी शहर नहीं छोड़ा तो उन्होंने कहा, हमारी यात्रा के दौरान हमें किसी ऐसे राक्षस का सामना नहीं करना पड़ेगा जो डी रैंक से ऊंचा हो। 5 मिनट बाद इवान ने 2 आदमियों को उनकी ओर आते देखा तो वे दोनों डी रैंक के शिकारी थे। तो ये एसोसिएशन के शिकारी हैं। इवान ने शिकारियों को ध्यान से देखा, वे दोनों लगभग 30 साल के थे और काफी अनुभवी लग रहे थे। हेलो, मैं जॉर्ज हूं और वह डीन है, शिकारियों में से एक ने कहा जब वे हेनरी के पास आए। हेलो, मैं हेनरी हूं, क्या आप लोग अपना शिकारी कार्ड दिखा सकते हैं? यहाँ जॉर्ज और डीन दोनों ने हेनरी को अपना शिकारी कार्ड दिखाया। जब उसने अपनी पहचान की पुष्टि की तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, जैसे ही आखिरी शिकारी आएगा हम चले जाएंगे, वह ऐसा लगता है जैसे वह यहाँ है। एथन ने आखिरी शिकारी को देखा जो उनकी ओर आ रहा था और आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जो आखिरी शिकारी आया वह अकादमी का शिकारी भी था। जेम्स, इवान को इस शिकारी का नाम याद था क्योंकि इवान की तरह ही वह भी एक अनाथ है और माइक और उसका गिरोह अक्सर उसे धमकाने की कोशिश करते हैं। जेम्स एक मिलनसार व्यक्ति नहीं है और अकादमी में किसी से बात नहीं करता है, इसलिए इवान उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। क्या आप जेम्स हैं? हेनरी ने पूछा कि जेम्स उनके पास कब आया। जेम्स ने सिर हिलाया और अपना शिकारी कार्ड हेनरी को सौंप दिया। उसके शिकारी कार्ड की जांच करने के बाद हेनरी ने सिर हिलाया और कहा, अब जब हर कोई यहाँ है तो हमें चले जाना चाहिए। सबसे पहले मैं हेनरी हूँ, आपका मिशन मेरी और मेरे माल की रक्षा करना है जब तक कि हम ओक्लिमा शहर तक नहीं पहुँच जाते और एस्ट्रेट शहर वापस नहीं आ जाते। हम वह रास्ता अपनाएंगे जो हर महीने शिकारी संघ द्वारा साफ किया जाता है ताकि हम किसी ऐसे राक्षस से न मिलें जो डी रैंक से ऊंचा हो। कोई सवाल? किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब हेनरी ने ये देखा तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर चले जाओ। वैन को 3 भागों में विभाजित किया गया था। हेनरी पहले भाग में गया जहां वैन का ड्राइवर हर समय बैठा रहता था। दूसरे भाग में इवान और शिकारियों को जिन सामानों की